बेटा आप बोल सकते हैं मोल जो है वो केमिस्ट्री की जान है, जान। बिना इसके कुछ नहीं मिलेगा केमिस्ट्री में, कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो मोल बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत अच्छा भी है, तो बहुत ध्यान से समझिए इसको कि मोल है क्या। व्हाट इज मोल? मोल इज लाइक अ केमिस्ट डजन। जैसे कि आप देखते हैं कि हम जब भी केले लेने जाते हैं तो अभी कभी दिल्ली में जनरली जो केले हमें मिलते हैं वो दर्जन में मिलते हैं। क्या कोई जाता है बोलता है 1 किलो केले दे दो या 2 किलो दे दो? किलो में तो कोई नहीं लेते, बाकी हाँ किलो में भी कई जगह, जैसे राजस्थान में जाओगे तो आप केजी में ही मिलते हैं वहां पे। तो वहां की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ की बात कर रही हूँ जनरली। तो दिल्ली में जनरली बोला जाता है कि 1 दर्जन 2 दर्जन। तो व्हाट इज दैट दर्जन? दर्जन का क्या है? डजन। एंड डजन में कितनी क्वांटिटी आती है? 12। आपको पता है जब भी आप 1 दर्जन कोई चीज लोगे, 1 डजन आप जब कुछ लोगे तो आपको कितना मिलेगा? 12 मिलेगा उसके अंदर। कुछ भी ले लें, लाइक बॉक्स ले लो आप 1 डजन तो 12, पेंसिल ले लें 1 डजन तो 12। तो आपको क्या मिलने वाला है? हर चीज 12 ही मिलेगी। दैट इज व्हाट डजन। तो यहाँ पर जो मोल है आपका, व्हाट इज दैट मोल? मोल इज लाइक अ केमिस्ट डजन। जैसे आप डजन जनरल वर्ड यूज करते हो 12 चीजों के लिए, कोई भी 12 चीज को मिला के मैंने बोल दिया डजन। इसी तरह से अगर मेरे पास कितनी चीज है? 6.022 into 10⁻23। अब ये तो बहुत बड़ा है, ये 12 13 14 नंबर इतना गिनने वाला नहीं है, बहुत सारे तो इसमें जीरोज ही हैं। तो अब ये देखिए इतना बड़ा नंबर 6.022 into 10⁻23, इतने नंबर्स का जब कॉम्बिनेशन होगा तो उसको कंबाइन करके क्या बोल दिया जाएगा? मोल। जैसे 12 यूनिट को कंबाइन करके क्या बोल दिया जाता है? डजन। उसी तरह से 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स के कलेक्शन को क्या बोल दिया जाता है? मोल। लेकिन ये जनरली केमिकली ही यूज होता है, इसीलिए हम इसको केमिस्ट डजन भी बोल सकते हैं। ये एक डजन की तरह काम करता है बट केमिस्ट्री में काम कर रहा है, तो इसीलिए इसे क्या बोल दिया जाएगा? केमिस्ट डजन। तो सिंपल भाषा में बोला जाए, अ मोल इज अ कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। अब इसे पार्टिकल बोले आप, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल गिनते गिनते मेरे पास इतने पार्टिकल्स आ गए। तो अब मैं किसी से जाके बोलूंगी कि मेरे पास पार्टिकल्स हैं, कितने हैं? 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। तो ये बड़ा हो गया ना थोड़ा। इसी को छोटा करने के लिए मैंने क्या बोल दिया कि मेरे पास 1 मोल पार्टिकल है। मैन, इतने सारे कुछ लोगों की काउंटिंग हुई, 1 2 3 4 5 100 200 500 1000 2000 3000 और गिनते गिनते इतने सारे लोग हो गए हमारे पास, इतने सारे मैंस हो गए हमारे पास। तो हम क्या बोल देंगे कि जो यहाँ पे मैंस की जो क्वांटिटी है दैट इज 1 मोल। अगर आपके पास इतना हो गया, इतने वुमेन्स, इतने पेन, इतने पेंसिल, कुछ भी, अगर आपके पास इतने कुछ भी पार्टिकल्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एंटिटीज हैं, कुछ भी, तो उसको कंबाइनली क्या बोला जाएगा बेटा? 1 मोल। इज दैट क्लियर? दैट इज व्हाट मोल इज। सिंपल। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है क्या कि ठीक है भाई, मोल ये है कि इतने पार्टिकल्स को कलेक्ट कर दिया तो मोल आ गया, लेकिन हमने इतने पार्टिकल्स को क्यों कलेक्ट किया? भगवान ने आके बोला हमसे कि इतने पार्टिकल्स ही लेने, इससे ज्यादा नहीं ले सकते या इससे कम नहीं ले सकते। 100 भी तो ले सकते थे, 1000 ले सकते थे, इससे ज्यादा भी ले सकते थे या थोड़े कम ले लेते तो भी काम चलता। लेकिन फिर भी हमने इतने ही क्यों लिए? किसने बोला आके? किसी ने नहीं बोला हमसे। अब यहाँ पे ना एक कंसेप्ट आता है। क्या कंसेप्ट? अभी हम यहाँ से घूमेंगे और फिर से पीछे आएंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो कंसेप्ट है कहाँ से आया। देखिए, इतने ही पार्टिकल्स क्यों चूज किए गए? क्योंकि देखा गया कि कार्बन जो है, अगर मैं 1 मोल कार्बन ले लूं, अगर मैं आपसे बोलती हूं वी हैव 1 मोल कार्बन, मेरे पास 1 मोल कार्बन है, तो मेरे पास कितने कार्बन है? मेरे पास कार्बन है 6.022 into 10⁻23 कार्बन है, तभी तो मैं उसको 1 मोल कार्बन बोल रही हूं। इज दैट क्लियर? तो मेरे पास 1 मोल कार्बन जो है, मतलब मेरे पास इतने कार्बन हैं
और फाइनली ये देखा गया कि इतने सारे कार्बन एटम का मास 6.022 into 10 की पावर 23 कार्बन एटम का मास कितना आता है? मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम दैट इज 12 ग्राम। कितना आता है? 12 ग्राम। तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि कार्बन का मास, आप 12 ग्राम ही पढ़ते हुए तो सबको पता होगा कि कार्बन का मास हम जनरली 12 ग्राम ही देखते हैं। तो कार्बन जब 12 ग्राम है, उसके अंदर कार्बन के कितने एटम्स हैं? मतलब अब आप देखो, एटम तो इतना छोटा होता है, क्या एक कार्बन के एटम का मास 12 ग्राम हो सकता है? यू कैन एज्यूम दैट इट इज सपोज टू बी 12 ग्राम। इट इज इम्पॉसिबल, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एटम तो इतना छोटा होता है, 1 ग्राम भी नहीं हो सकता उसका मास, तो 12 ग्राम कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। और अगर आप बोलते हो कि कार्बन का मास 12 ग्राम है, तो ये तो पक्का है कि वो एक एटम का तो नहीं होने वाला। तो उस कार्बन में कितने सारे कार्बन के एटम्स थे कि वो मिला के 12 ग्राम हो गया? तो कितना निकल के आया? जब इसको कैलकुलेट किया, निकल के इतना आया, 6.022 into 10 की पावर 23। फिर देखा गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ले लो आप। हाइड्रोजन का मास आप कितना लेते हो? 1.008 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन। अब ये देखा गया कि अगर हाइड्रोजन का मास 1.008 ग्राम है, तो उतने ग्राम मास में भी हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? फिर से देखा गया कि हाइड्रोजन के इतने ही एटम्स हैं। चमत्कार। अब देखो नाइट्रोजन, क्या 14 ग्राम पढ़ते हो आप? उस 14 ग्राम में देखा गया कि अगर नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम है, तो एक नाइट्रोजन का तो नहीं होगा, बहुत सारे नाइट्रोजन का होगा। अब कितने नाइट्रोजन? तो कितने? तो इतने। तो हर बार आए तो इतने, हर बार आए तो इतने, तो इतने को फिक्स ही कर देते हैं, है ना? तो हमने क्या किया कि इतने सारे एटम्स को ही क्यों 1 मोल बोला गया? क्योंकि जितने भी मास आप ग्राम में पढ़ते हो, उन ग्राम एटॉमिक मासेस के अंदर जो क्वांटिटी है एटम्स की, दैट इज इतनी। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए हमने बोला है कि हमें इतने पार्टिकल का ही कलेक्शन चाहिए, ना तो इससे ज्यादा चाहिए, ना ही इससे कम चाहिए। तो व्हाट इज द मोल? मोल इज द कलेक्शन ऑफ दिस मच पार्टिकल। और यही पार्टिकल क्यों बोला गया? क्योंकि जब भी आप एटम के मासेस ग्राम में डिस्कस करते हो, तो वहां ऑब्जर्व किया जाता है कि जितना भी मास ग्राम में आए, उसके अंदर एटम हमेशा इतने ही होंगे। तो इसलिए हमने मोल डिस्कस कर लिया। अब आप देखिए, ये तो समझ में आया कि मोल है क्या। मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है। अब एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि अगर मैंने आपको बोला है कि मेरे पास 1 मोल कार्बन एटम है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो इसके अंदर मेरे पास क्या अवेलेबल होगा? मैंने बोला 1 मोल कार्बन एटम। 1 मोल का मतलब समझ में आया कितना? 6.022 into 10 raised to the power 23। 1 मोल कार्बन एटम, तो यानी कि 1 मोल कार्बन एटम में इतने क्या होंगे? कार्बन के एटम्स ही होंगे ना भाई, और क्या होंगे? अब इसी तरह से अगर मैं आपको बोलती हूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो मेरे पास इतने क्या होंगे? 6.022 into 10 raised to the power 23 क्या होंगे? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ही होंगे। मैंने बोला है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सो दिस मच इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वी आर हैविंग। तो यहां से मैं आपको क्या बताना चाह रही हूं? मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि जितने भी आप, जो भी आप चीज लेते हैं, सपोज दैट अगर मान लो मैं सेब ले रही हूं, आई टेक एप्पल। अगर मान लो हमने एक एप्पल लिया और उस एप्पल को मैं कट कर दूं, कट करते करते मैं एक ऐसी स्टेज पे आऊं कि अब हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसका जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा वो भी क्या होगा? संतरा। क्या होगा? एप्पल ही होगा भाई। आप एप्पल को काट रहे हो तो एंड में क्या मिलेगा? एप्पल ही तो मिलेगा।
अगर मान लो मैंने एक लकड़ी का बॉक्स लिया, उस लकड़ी के बॉक्स को काट रही हूं, काटते काटते मैं एक ऐसी स्टेज तक आ गई कि अब वो नहीं कट सकता, तो उसका सबसे छोटा टुकड़ा क्या होगा? वही लकड़ी होगी, है ना। तो आप क्या है कि जो भी आपका कंपाउंड है, अगर मैं उस कंपाउंड को ब्रेक कर दूं, तो ब्रेक करने के बाद आप जब उसकी सबसे छोटे यूनिट तक आते हैं तो दैट इज रिमेन सेम। जो आपने लिया था वही उसकी लास्ट की बेसिक यूनिट होगी। तो अगर मैं एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेती हूं तो उसका जो बेस है दैट इज व्हाट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर मैंने कार्बन का एटम लिया तो उसमें सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा? कार्बन का एटम ही होगा। अगर मैंने एक सोडियम आयन ले लिया, सपोज दैट आई एम टेकिंग 1 मोल सोडियम आयन, तो यहां पर 6.022 into 10⁻23 सोडियम के आयंस ही होंगे। इज दैट क्लियर? तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जब भी आपकी बात करी जाएगी 1 मोल की, तो यानी इतनी पार्टिकल्स तो होंगे, लेकिन कितने? जो भी आप लेंगे, अगर आप एटम लोगे तो इतने एटम होंगे, अगर आप मॉलिक्यूल लोगे तो इतने मॉलिक्यूल होंगे, अगर आप आयंस लोगे तो इतने आयंस होंगे। अब आप देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अगर मैं आपको बोलती हूँ कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम in O3 and O2 मॉलिक्यूल, मुझे O3 में भी एटम निकालने हैं, O2 में भी निकालने हैं, और दोनों मेरे पास मॉलिक्यूल हैं। इन 1 मोल ले लेते हैं, 1 मोल O3 एंड O2 मॉलिक्यूल। अब मुझे बोला गया दोनों में आपको एटम्स निकालने हैं, O3 में भी और O2 में भी। अब देखिए 1 मोल अगर मैं O3 लेती हूँ, व्हेन I am taking 1 mole of O3 molecule, मैंने लिया 1 मोल O3 मॉलिक्यूल। अब आप मुझे बताइए इसके अंदर 6.022 into 10⁻23 क्या होंगे? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। 1 मोल O3 मॉलिक्यूल अगर मैंने लिया तो इसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ क्या होंगे? क्या होंगे? द आंसर इज मॉलिक्यूल। भाई मॉलिक्यूल ही होंगे क्योंकि मैंने मॉलिक्यूल ही लिया है। तो इसमें 6.022 into 10⁻23 क्या होंगे? मॉलिक्यूल। लेकिन मुझे कैलकुलेट क्या करना है? एटम। क्या कैलकुलेट करना है? एटम। अब बात करी जाए कि देखिए 1 मोल O3 मॉलिक्यूल लिया था, सबसे पहले इसमें इतने मॉलिक्यूल हो गए। अब हम यहां देखते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है। अगर मैं O3 का एक मॉलिक्यूल ले लूं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ O3, तो हमारे पास एटम कितने होंगे? हमारे पास एटम होंगे 3 एटम्स। अब आप देखो अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है O3 का, O3 इज व्हाट? मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें मैंने 3 ऑक्सीजन मिलाया, तो यानी 3 एटम है ना इसके पास। अब 1 मोल O3 मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं और एक O3 में इतने एटम्स हैं, तो टोटल एटम्स कितने हुए? मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, इतने एटम्स हो गए हमारे पास। और वहीं पे अगर आप O2 की बात करें तो हमने लिया है 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल। सेम इफ वी आर टेकिंग 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो हमारे पास 6.022 into 10⁻23 क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स ही होंगे। लेकिन एक मॉलिक्यूल O2 का कितने एटम कंटेन करता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 कंटेन हाउ मच एटम? 2 एटम्स। तो हमारे पास मॉलिक्यूल इतने हैं, एक मॉलिक्यूल में एटम कितने हैं? 2। तो यहाँ पे टोटल एटम कितने हो जाएंगे बेटा? ये हो जाएंगे आपके इनटू 2 एटम्स। तो दोनों में से O3 और O2 में से ज्यादा एटम किसके पास है? इसके पास है। इज दैट क्लियर? तो अब आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको बोला जाए कि 1 मोल ये 1 मोल बॉक्स, तो 6.022 into 10⁻23 क्या होंगे? बॉक्स। मैंने बोला 1 मोल फ्रूट्स, तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ फ्रूट्स ही होंगे। मॉलिक्यूल्स, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये बात आपको समझ में आ गई, आगे की चीजें अपने आप सही होती चली जाएंगी। इतना क्लियर हुआ अब आपको? अब आप पीछे आते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में। देखिए
देखो अगर मैं आपको बोलती हूँ मॉलिक्यूलर मास, भाई मैंने बोला मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास में मैंने बोला कि मोल का मास, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं आपको बोलती हूँ कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन का मास निकालना है आपको। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन निकालने जा रहे हैं हम, ठीक है। अब आप देखो 1 मोल नाइट्रोजन का मास हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का मास कितना है वो ले लीजिए, और 1 मोल में कितने होते हैं, 1 मोल में होते हैं 6.022 into 10 की पावर 23। तो यानी कि मेरे पास नाइट्रोजन इतने हैं, और मैं अगर उसको एक नाइट्रोजन के मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन आ जाएगा। इतनी बात तो समझ में आती है कि अगर मुझे 1 मोल का निकालना है तो भैया नाइट्रोजन का जितना भी मास है, एक नाइट्रोजन का जितना मास है उसको 6.022 into 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत आसान है। अब हम बात करेंगे कि एक नाइट्रोजन का मास कितना है। देखिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक नाइट्रोजन का मास जो हमने निकाला था दैट इज 14 AMU, और AMU क्या था आपका स्टैंडर्ड, क्योंकि हम एक एटम की मास कर रहे हैं ना भाई। अब आप बात कर रहे हो एक एटम के मास की, तो क्योंकि आप एक एटम के मास की बात कर रहे हो तो आप उसे AMU में ही तो लिखोगे, क्योंकि AMU में ही निकाला गया है उसको। तो आप 14 AMU को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.022 into 10 की पावर 23 से, और इसको कैसे लिख सकते हैं, AMU का जो वैल्यू था दैट इज 1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखते जाओ बस। AMU इतना, 14 AMU इतना, और इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो आपकी AMU की वैल्यू है इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 1/6.022 into 10 की पावर 23 ग्राम। अगर आप 1 को इससे डिवाइड करोगे ना तो यही आएगा सेम, फिर से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब आप देखिए मैंने बोला था आपको 1 मोल नाइट्रोजन का मास निकालने के लिए बोला था। अब 1 मोल नाइट्रोजन का मास निकालने के लिए मैंने सिंपल क्या किया, एक एटम का मास लिया, उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। एक एटम का मास कितना था 14 AMU, इस AMU को मैं लिख सकती हूँ 1/6.022 into 10 की पावर 23। अब क्या है, एवोगैड्रो नंबर ये भी, एवोगैड्रो नंबर ये भी, तो दोनों कैंसिल और फाइनली मास कितना आ जाता है 14 ग्राम। अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखो जब आप एटम का मास निकाल रहे थे तब भी 14 आ रहा था, जब आप मोल का मास निकाल रहे हो तब भी 14 आ रहा है। वाओ, तो मास तो दोनों ही सेम है, फर्क क्या है, वो एटम का था और ये मोल का है। तो जब भी आपको मास एलिमेंट का ग्राम में दिखाई दे तो समझ जाओ, क्या समझ जाओ कि वो एटम का मास जो है वो एक एटम का नहीं है, वो कितने का है, वो 1 मोल का है। और जब आपको वही मास किस में दिखाई दे, AMU में, तो समझ जाओ कि वो क्या, वो कितने का मास है, वो एक एटम का मास है। जैसे नाइट्रोजन के 2 मासेस देखने को मिल रहे हैं हमें यहाँ पे, एक दिख रहे हैं 14 AMU और एक देख रहे हैं 14 ग्राम। दोनों में क्या फर्क, मास तो दोनों का सेम है, लेकिन जैसे AMU आया तो समझ गए कि ये एक एटम की बात चल रही है यहाँ पे, और जैसे ही हमारे पास 14 ग्राम आया तो समझ गए क्या कि यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स की बात हो रही है। कितने की बात हो रही है, 1 मोल नाइट्रोजन एटम। तो बेटा ये जो बताया है मैंने, ये इसी में बच्चे घूम जाते हैं, और इसी में घूमोगे तो केमिस्ट्री में घूमते ही रहोगे। तो आपको घूमना नहीं है, घूमना नहीं है, ध्यान से पढ़ो, मेहनत करो, और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।